प्रिय छात्राओं नमस्कार। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारक। आहार आयोजन लेसन है, उसका जो अगला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, पहले हमने इसके सिद्धांत पढ़े हैं और महत्व। सिद्धांत और महत्व क्या है? एक जैसे से ही हैं, और कारक हैं वो भी क्या है, इनसे मिलते जुलते ही हैं। इन तीनों चीज़ों में थोड़ा ही डिफरेंस है। आहार आयोजन की आवश्यकता, आहार आयोजन के सिद्धांत, आहार आयोजन का महत्व और प्रभावित करने वाले कारक, इनमें वही पॉइंट हैं, वो एक दूसरे में रिपीट हो रहे हैं और सारों में एक दूसरे की बात है, और थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसको सभी ध्यान से पढ़ेंगे। पहला जो कारक है आहार आयोजन का वो है आयु एवं शारीरिक स्थिति। आयु एवं शारीरिक स्थिति। देखिए, आयु एवं शारीरिक स्थिति आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है। शारीरिक स्थितियां या अवस्थाओं में भी पोषण आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे गर्भावस्था एवं धात्री अवस्था के दौरान पोषणिक आवश्यकताएं सामान्य अवस्था की तुलना में काफ़ी बढ़ जाती हैं, क्योंकि गर्भावस्था और धात्री अवस्था है, ये जीवन की विशिष्ट अवस्थाएं हैं। इनमें अतिरिक्त पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, क्योंकि गर्भावस्था में तो क्या एक नए जीव का निर्माण करना होता है, तो अतिरिक्त पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और धात्री अवस्था में क्या है, महिला को बच्चे को दूध पिलाना होता है, तो उसको अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता होती है। तो इसलिए क्या है, पोषण तत्वों की आवश्यकता इन विशेष स्थितियों में बढ़ जाती है। इसी तरह बीमार व्यक्ति की आहारी आवश्यकता उसकी बीमारी के आहार पर भिन्न होती हैं। इसका मतलब ये है कि अलग अलग बीमारियों में अलग अलग प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है। किसी बीमारी में प्रोटीन युक्त आहार की अधिक आवश्यकता होती है, और किसी बीमारी के लिए क्या है, रेशेदार भोज्य पदार्थों की अधिक आवश्यकता होती है, जिससे क्या शरीर को पोषण मिल सके। तो बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है। बढ़ते बच्चों को ऊर्जा एवं प्रोटीन की मात्रा। देखिए, जो बढ़ते बच्चे यानी जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या किशोरावस्था के जो बच्चे हैं और स्कूल गोइंग बच्चे हैं, इनको क्या है, ऊर्जा की भी और प्रोटीन दोनों की। ऊर्जा की तो इसलिए क्योंकि वो अधिक भाग दौड़ खेल कूद करते हैं इसलिए, और प्रोटीन की इसलिए अधिक आवश्यकता होती है कि उनका शरीर अभिवृद्धि और विकास कर रहा होता है, इसलिए अतिरिक्त पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। वयस्क एवं वर्ग की तुलना में ज़्यादा चाहिए, यानी बढ़ते बच्चों को वयस्क और वर्गों की आवश्यकता में ज़्यादा प्रोटीन और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वयस्कावस्था में क्या शरीर में वृद्धि और विकास तो होता नहीं, वृद्धि की दर है वो तो होती ही नहीं है, बस विकास की दर चलती है, तो इसलिए ज़्यादा पौष्टिक भोजन की आवश्यकता नहीं होती बच्चों की अपेक्षा। और वृद्धावस्था में भी क्या है, इनकी अपेक्षा करनी चाहिए। दूसरा जो कारक है वो है लिंग। दूसरा जो कारक है आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला वो है लिंग। देखिए, लिंग का मतलब स्त्री पुरुष, यानी स्त्री को क्या है, कम आहार की आवश्यकता होती है और पुरुष को अधिक। इसका क्या कारण है कि पुरुष का जो शरीर है वो स्त्री की अपेक्षा अधिक लंबा चौड़ा और विशाल होता है, तो इसलिए लिंग के आधार पर भी आहार आयोजन है वो भिन्न भिन्न होता है। देखिए, सामान्यतः पुरुषों का शारीरिक भार एवं आकार स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होता है ना, वजन भी पुरुषों का, और जो लंबाई चौड़ाई है, शरीर का आकार क्या है, थोड़ा ज़्यादा होता है। उनकी शारीरिक संरचना में भी क्रियाशील मांसपेशियां अधिक व चर्बी वसा का जमाव कम होता है। देखो, पुरुषों की जो क्रियाशील मांसपेशियां वो ज़्यादा होती हैं, यानी मांसपेशियों की क्रियाशीलता ज़्यादा होती है, ज़्यादा फिजिकल वर्क है वो कर सकते हैं, उनमें एनर्जी ज़्यादा होती है। चर्बी या वसा का जमाव क्या होता है, कम होता है। अतः उन्हें ऊर्जादायनी भोज्य पदार्थ जैसे अनाज, शक्कर, गुड़ व घी
आदि की अधिक आवश्यकता होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका जो शरीर है वो स्त्रियों की अपेक्षा अधिक बड़ा, लंबा, चौड़ा या वजन भी ज़्यादा होता है, तो उनको क्या ज़्यादा ऊर्जा देने भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। विपरीत इसके स्त्रियों में वसा की मात्रा अधिक होती है और क्रियाशील मांसपेशियों की क्या होती है? कमी होती है, तो उन्हें कम वसा व अधिक प्रोटीन युक्त भोजन लेना चाहिए और पुरुषों को ऊर्जा युक्त। तो ये हो गया लिंग के आधार पर आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला कारक। जो तीसरा जो हमारा कारक है वो है जलवायु एवं मौसम। जलवायु और मौसम की स्थिति है वो भी क्या है? हमारे आहार को प्रभावित करता है। वो किस प्रकार से करता है? देखिए, ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोगों को गर्म प्रदेशों में रहने वाले की तुलना में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कहाँ के लोगों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोगों को, नहीं, जहाँ बहुत वर्ष भर ठंड पड़ती है, जहाँ बर्फ गिरती है, ऐसी जगह पर क्या है? रहने वाले लोगों को ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है ताकि उनके शरीर का तापमान सामान्य रख सके। यही कारण है कि ठंडे प्रदेशों में रहने वालों को अधिक ऊर्जा व प्रोटीन युक्त भोजन का सेवन करना चाहिए। और तभी हम देखते हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों, जैसे हमारा जो उत्तरी भारत के जो जम्मू है, हिमाचल है, उधर क्या है? मांस मछली ज़्यादा खाते हैं क्योंकि इनका क्या, शरीर का क्या है? तापमान कम हो जाता है, तो इस तापमान को बनाए रखने के लिए ज़्यादा मांस मछली और वसायुक्त और ऊर्जादायनी भोजन पदार्थों का सेवन करते हैं। ऐसे हम देख सकते हैं यूरोप के कंट्रीज़ के देश हैं, अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, इन देशों में भी क्या है? ज़्यादा यहाँ का क्या है? तापमान बहुत ही कम रहता है, तो यहाँ के लोगों को भी क्या है? ज़्यादा ऊर्जादायनी भोजन पदार्थों का सेवन करना पड़ता है ताकि उनका क्या है? शरीर का ताप सामान्य बना रहे। अगला जो कारक है वो है क्रियाशीलता, एक्टिवनेस। ये भी आहार आयोजन को प्रभावित करता है कि अमुक आदमी का शरीर है वो कितना क्रियाशील है, यानी हम कितना फिजिकल वर्क करते हैं, कितना मेंटल वर्क करते हैं, कितना क्रियाशील। ये भी क्या आहार आयोजन को प्रभावित करता है। देखिए, क्रियाशीलता के आधार पर भी पौष्टिक तत्वों की मात्रा कम या अधिक की जाती है। जैसे अधिक शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति, मजदूर, यानी अधिक फिजिकल वर्क करने वाले व्यक्ति कौन होते हैं? जैसे मजदूर है, रिक्शा चालक है, पत्थर तोड़ने वाले श्रमिक हैं, या सड़कों पर काम करने वाले हैं, या खेती बाड़ी का काम करने वाले किसान हैं। ये क्या है? अधिक क्रियाशील होते हैं, को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है ताकि वो अपना काम सुचारू रूप से कर सकें। जो ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं उनको क्या है? कौन से पोषक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। ऊर्जा की क्यों होती है? क्योंकि कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए, और वो ऊर्जा है ज़्यादा क्या है? कार्बोयुक्त पदार्थ हैं उससे होती है। तो उनको क्या है? ज़्यादा अनाज और घी, शक्कर, तेल, ये खाद्य पदार्थ हैं उनको ज़्यादा खाने चाहिए। उसी प्रकार ऑफिस में बैठे रहने वाले जिनका शारीरिक श्रम अधिक नहीं होता है उन्हें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मेंटली जो वर्क करते हैं या ऑफिस में काम करने वाले, जैसे बाबू है, टीचर है, तहसीलदार है, ऐसे जो लोग हैं, पटवारी, ग्राम सेवक, ये सब क्या होते हैं? मध्यम क्रियाशील व्यक्ति माना जाता है इनको। तो इनको क्या? प्रोटीन युक्त जो भोज्य पदार्थ हैं उनकी अधिक आवश्यकता होती है। और ये हमने देखा भी कि जैसे टीचर्स ही है, जैसे हम लोग ही हैं, अब हम ज़्यादा जो ऊर्जादायनी खाद्य पदार्थ का यूज करेंगे, हम अच्छा सा चूरमा, 4 रोटियों का चूरमा खाकर जैसे क्लास में आ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे? पढ़ाएंगे थोड़ी, फिर हमें तो नींद आएगी क्योंकि वो पच नहीं पाएगा, हमारा शरीर है उसको पचा नहीं पाएगा। और यदि अच्छा सा बहुत खाना खा करके वसायुक्त
या ज़्यादा शर्करा युक्त खाना खा करके खेत में यदि हम काम करते हैं तो क्या वो जल्दी पच जाएगा। हमने पढ़ा है पिछले के लेसन में क्रियाशीलता के आधार पर पढ़ा है ना। क्रियाशीलता के आधार पर व्यक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है, अधिक क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और कम क्रियाशील। तो अधिक क्रियाशील में तो कौन होते हैं? रिक्शा चालक है, पत्थर तोड़ने वाले मजदूर हैं, श्रमिक हैं, खानों में काम करने वाले, ये तो इनको तो क्या है, अधिक ऊर्जादायी भोजन पदार्थों की आवश्यकता होती है। और तभी हम देखते हैं कि जो मजदूर वर्ग है वो क्या है, ज़्यादा खाना खाते हैं। और मध्यम क्रियाशील है, इसमें जो अधिकारी वर्ग है और जो ऑफिस में काम करने वाला कर्मचारी वर्ग है ये आ जाता है। और कम क्रियाशील है, इसमें जो ग्रेजुएट जो ऑफिसर हैं जो आते हैं इसमें। ये हो गया क्रियाशीलता के आधार पर। आगे हम कल पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।